अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ सैयद आमिर। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विंड टर्बाइन जनरेटर्स को। तो आपको पता है कि सबसे पहले हमारे पास जो विंड टर्बाइन सिस्टम है, हमारे पास जो सबसे पहला पार्ट होता है वो क्या होता है, विंड टर्बाइन होती है। विंड टर्बाइन का क्या फंक्शन होता है? विंड टर्बाइन एक्चुअली जो हमारे पास विंड होती है उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, उसको कन्वर्ट करती है रोटेटिंग मैकेनिकल मोशन में कन्वर्ट करती है। तो जो आपकी जनरेटर का फंक्शन होता है वो क्या होता है कि जो वो रोटेटिंग में आपके पास मोशन होती है उसको किस में, इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करता है। तो ये जनरेटर का हमारे पास बेसिक फंक्शन होता है। तो हमारे पास जनरेटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, एक्चुअली जब भी किसी कंडक्टर में से आपका फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें एक इलेक्ट्रिकल करंट या वोल्टेज जनरेट होगी। तो ये एक्चुअली जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल है जो बेस करता है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी कंडक्टर is known as voltage or current। तो अगर सपोज करें आपके पास कोई स्मॉल विंड सिस्टम है जो सिर्फ बैटरी को चार्ज करता है, तो उस वक्त हमें डीसी जनरेटर चाहिए होगा, क्योंकि आपको पता है कि बैटरी चार्जिंग सिस्टम के लिए हमें क्या चाहिए होता है, डीसी करंट चाहिए होता है। लेकिन अगर ग्रिड कनेक्टेड आपके पास विंड टर्बाइन सिस्टम है तो उसमें आपको एसी जनरेटर चाहिए होगा। तो इसके बाद हमारे पास जो विंड जो जनरेटर होते हैं उसमें जो सबसे पहले हमारे पास जो टाइप होती है वो क्या होता है, सिंक्रोनस जनरेटर होता है। ये हालांकि जो हमारे पास जो विंड होती है उसमें सिंक्रोनस जनरेटर आप नहीं देखेंगे, मोस्टली सिंक्रोनस जनरेटर को नहीं यूज़ किया जाता, लेकिन कुछ केसेस में किया भी जाता है। तो हम सबसे पहले सिंक्रोनस जनरेटर की वर्किंग पढ़ेंगे। तो हमारे पास जो सिंक्रोनस जनरेटर के जो दो मेन पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक होता है उसका रोटर, एक होता है उसका स्टेटर। जो हमारे पास रोटर होता है वो रोटेटिंग पार्ट होता है और जो स्टेटर होता है वो क्या होता है, स्टेशनरी पार्ट होता है। जो आपका रोटर है उस पर फील्ड वाइंडिंग्स होती हैं जिनको एक्साइट किया जाता है थ्रू एक्साइटेशन वोल्टेज, डीसी एक्साइटेशन वोल्टेज के लिए एक्साइट किया जाता है। एक्साइट क्यों किया जाता है, क्योंकि इस पर हमारे पास फील्ड वाइंडिंग होती हैं। तो जब डीसी करंट उसमें से पास करता है तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, यानी एक मैग्नेट आ जाता है हमारे पास। और हमारे पास जो स्टेटर होता है उस पर आर्मेचर वाइंडिंग्स होती हैं। तो जब आपका ये वाला जो रोटर होता है, जो आपकी सिंक्रोनस जनरेटर का रोटर है, ये कनेक्ट होता है विंड के साथ। तो ये विंड इसको रोटेट करवाती है। तो जब ये रोटेट करता है तो आपकी इस पर जो फील्ड वाइंडिंग्स होंगी, डेफिनेटली बात है वो भी रोटेट करेंगी। तो आपके क्या होगा, ये जो आर्मेचर वाइंडिंग्स हैं स्टेटर पर, इनसे फ्लक्स चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा। तो इधर इलेक्ट्रिकल करंट और वोल्टेज जनरेट होंगी। तो ये बेसिक प्रिंसिपल होता है आपकी सिंक्रोनस जनरेटर का। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो सिंक्रोनस जनरेटर होता है उसकी स्पीड जो होती है वो फिक्स होती है। वो डिपेंड कर रही होती है किस पर, नंबर ऑफ पोल्स पर। सपोज करें इसमें नंबर ऑफ पोल्स 2 हैं और जो फ्रीक्वेंसी होती है ग्रिड की उस पर डिपेंड कर रही होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास ये दो पोल्स हैं, दो पोल्स बने हुए हैं। किस तरह बने हुए हैं, रोटर पर फील्ड वाइंडिंग्स हैं। जब उनमें से डीसी करंट पास करता है तो हमारे पास पोल बन जाते हैं। ये जब पोल जो मैग्नेटिक पोल्स रोटेट करते हैं तो जो आपकी आर्मेचर वाइंडिंग्स हैं उसमें से क्या होता है, फ्लक्स चेंज होता है। तो हमारे पास करंट और वोल्टेज जनरेट होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह हमारे पास ये जो सिंक्रोनस जनरेटर है ये 3 फेज आउटपुट करंट और वोल्टेज जनरेट करता है। आपका जो रोटर है ये मूव कर रहा है इन दिस स्टेटर अंडर आर्मेचर वाइंडिंग्स। तो ये जब रोटेट कर रहा है तो ये जो आर्मेचर वाइंडिंग्स हैं इनमें से रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो रहा है, तो जिसकी वजह से आपके पास 3 फेज जो भी है आउटपुट करंट या वोल्टेज आ रही है। अच्छा जी, सिंक्रोनस जनरेटर को आपको पता है कि मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए उसको एक्साइट किया जाता है थ्रू डीसी एक्साइटेशन सिस्टम। तो डीसी एक्साइटेशन सिस्टम, डीसी करंट हमें चाहिए होगा। डीसी एक्साइटेशन के लिए हमें डीसी करंट चाहिए होता है। तो डीसी करंट हम अगर सपोज करें विंड कनेक्टेड हमारे पास जनरेटर, ग्रिड कनेक्टेड मतलब विंड सिस्टम है, तो उसमें हमें एसी करंट चाहिए होगा। वो किस तरह आता है, हमारे पास एसी करंट होता है
उसको हम एक्साइटर या कन्वर्टर के ज़रिए किस में कन्वर्ट करते हैं, डीसी में कन्वर्ट करते हैं, और ब्रशेस और स्लिप रिंग्स के ज़रिए उसको हमें किस पर रोटर की जो मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं उनको हम एक्साइट करवाते हैं। तो इसमें दो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, एक तो हमें कन्वर्टर और एक्साइटर की ज़रूरत पड़ती है और दूसरा हमें ब्रशेस और स्लिप रिंग्स की ज़रूरत पड़ रही होती है। ब्रशेस और स्लिप रिंग्स एक्चुअली इनकी मेंटेनेंस भी करनी होती है, तो इस वजह से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो आप देख सकते हैं ये ओवरऑल सिस्टम है कि हमारे पास विंड लगी हुई है, उसके बाद गियर बॉक्स विंड टरबाइन है, गियर बॉक्स है, फिर उसके बाद सिंक्रोनस जनरेटर लगा हुआ है। तो सिंक्रोनस जनरेटर में 3 फेज एसी आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा जी, जो सिंक्रोनस आपके पास जनरेटर होता है उसकी जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट रहती है, वो फिक्स होती है। मतलब कि वो जो सिंक्रोनस जनरेटर में आपका जो रोटर और जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड है वो कांस्टेंट रहती है, मतलब कि सिंक्रोनस स्पीड पर मूव करना चाहिए। पर अगर सपोज करें आपकी जो टरबाइन है लेस देन सिंक्रोनस स्पीड मूव कर रही है और ये शाफ्ट लेस देन सिंक्रोनस स्पीड मूव कर रहा है, तो उस वक्त आप जनरेटर को ग्रिड के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कनेक्ट कर सकते? अगर सपोज करें आप कनेक्ट कर भी सकते हैं, लेकिन अगर आप कनेक्ट करेंगे उस वक्त, अगर सपोज करें इस शाफ्ट की जो स्पीड है ये सिंक्रोनस स्पीड से कम है, मैग्नेटिक जो सिंक्रोनस स्पीड कौन सी होती है वो वाली स्पीड फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो जो स्पीड होती है वो क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड होती है या कनेक्टिंग स्पीड आप कह सकते हैं। अगर कम होगी तो आपका जो जनरेटर होता है ये ऐसा मोटर काम करना स्टार्ट कर देगा। मोटर क्या करती है, आपकी कंज्यूम पावर जनरेट करने की बजाय आपकी पावर को कंज्यूम करती है। तो इस वजह से हम कनेक्ट उसी वक्त करते हैं जनरेटर को ग्रिड के साथ जब आपकी सिंक्रोनस स्पीड और आपका जो रोटर की स्पीड हो वो मैच कर रही हो। तो हमारे पास जो सिंक्रोनस जनरेटर की स्पीड होती है वो क्या होती है, वो डिपेंड कर रही होती है आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ द ग्रिड पर और नंबर ऑफ पोल्स, दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही होती है। सपोज करें हमारे पास 6 पोल जनरेटर है तो उसकी जो 50 हर्ट्ज पर स्पीड होगी वो 1000 आरपीएम होगी, और अगर हमारे पास 4 पोल जनरेटर है तो उसकी आरपीएम 1500 आरपीएम होगी 50 हर्ट्ज पर। अच्छा जी, हमारे पास अब आगे आते हैं एसिंक्रोनस जनरेटर। तो आपको पता है कि जो सिंक्रोनस जनरेटर होते हैं उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर विंड टरबाइन की स्पीड या विंड रोटर की स्पीड जो है वो सिंक्रोनस स्पीड से कम हो तो वो पावर जनरेट नहीं करते। लेकिन असिंक्रोनस जनरेटर में ये केस नहीं होता है। असिंक्रोनस जनरेटर में अगर विंड की स्पीड आपकी कम भी है फिर भी वो पावर जनरेट करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द वेल्स विंड टर्बाइन यूज इंडक्शन generators rather than the synchronous machines just described. In contrast to a synchronous generator, induction machines do not turn at fixed speed, so they are often described as a synchronous generator. तो उनकी जो हमारे पास इंडक्शन मशीन्स होती हैं उनकी जो स्पीड होती है वो फिक्स नहीं होती है एज कम्पेयर टू सिंक्रोनस जनरेटर, तो इस वजह से उनको हम क्या कहते हैं, असिंक्रोनस जनरेटर्स कहते हैं। वाइल द इंडक्शन जनरेटर्स आर अनकॉमन इन पावर सिस्टम अदर देन विंड टर्बाइंस, their counterpart induction motor are the most prevalent motors। तो हमारे पास जो इंडक्शन जनरेटर्स हैं ये अनकॉमन होते हैं, मतलब कि मोस्टली आपके इंडक्शन जनरेशन पावर सिस्टम में यूज़ नहीं होते हैं, आपके मोस्टली सिंक्रोनस जनरेटर्स होते हैं। लेकिन इन केस ऑफ विंड टर्बाइंस आपके जो जनरेटर मोस्टली यूज़ होंगे वो कौन से होंगे, इंडक्शन जनरेटर होंगे। और इंडक्शन मोटर्स तो आपको पता है कि मोस्टली यूज़ होती हैं, जो भी हमारे पास इंडक्टिव लोड है वो मोस्टली क्या होता है, इंडक्शन मोटर्स का ही होता है। आगे प्रैक्टिकल एग्जांपल दी गई है। अ गुड प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ 4 पोल जनरेटर रोटेट्स एट 1800 rpm at 60 Hz air in the US. That magnetic field is basically a wall that prevents the generator shaft from spinning faster. तो आपका जो सपोज करें अगर सिंक्रोनस जनरेटर है आपके पास तो उसकी स्पीड तो आपके पास कांस्टेंट रहती है, मतलब फिक्स रहती है, और आपकी जो सिंक्रोनस जनरेटर में जो रोटर की स्पीड होगी वो सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा भी नहीं हो सकती। मतलब कि अगर आपने सिंक्रोनस जनरेटर कनेक्ट किया है विंड टरबाइन के साथ तो आपकी जो स्पीड होगी विंड टरबाइन की तो वो सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि वो आपकी जो सिंक्रोनस स्पीड है उसको ज़्यादा होने ही नहीं देगी। वही एग्जांपल बता रहे हैं कि सपोज करें आपके पास जो सिंक्रोनस स्पीड है या मैग्नेटिक फील्ड है ये एक वॉल की तरह है, आप जितना भी इसको पुश करते जाएंगे तो वॉल पर तो कोई इफेक्ट नहीं होगा,
क्योंकि वाल तो अपनी जगह पर है, तो आपकी जो रोटर की मूवमेंट है वो आपकी सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा नहीं हो सकती। टू इलिस्ट्रेट दिस पॉइंट, चूज अ वॉल इनटू योर ऑफिस। द वॉल विल रिप्रेजेंट द जनरेटर मैग्नेटिक फील्ड स्पिनिंग एट 1800 RPM. Go ahead and push against that wall with your hand. Does it move? नहीं मूव करेगी. No push harder. You may be able to cause the wall to flex, but it wouldn't move no matter how hard you push against it. तो आप जितने भी वॉल को पुश करेंगे वो नहीं होगी. The same principle applies with the magnetic field in the generator. When the turbine gains speed and connects to the generator, the wind pushes, but the magnetic field in the generator doesn't let the generator rotor shaft any faster. Instead, power is produced according to how hard the wind pushes. तो वही बता रहे हैं कि अगर सपोज करें विंड की स्पीड ज़्यादा हो रही है तो रोटर की स्पीड को जो जनरेटर की मैग्नेटिक फील्ड होगी वो आपकी सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा नहीं होने देगी. बेशक आप जितनी भी विंड की स्पीड तेज़ कर लें, अगर वो सिंक्रोनस जनरेटर कनेक्टेड है तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्पीड से ज़्यादा नहीं हो सकती. इफ़ यू वर टू रिमूव द वॉल एंड पुश इन द प्लेस वेयर इट वंस से यू वुड गो टम्पलिंग फॉरवर्ड. और अगर सपोज करें आप जैसे वॉल को हटा देते हैं या मैग्नेटिक फील्ड को हटा देते हैं तो क्या हो जाएगी, जो आपकी टरबाइन होगी वो क्या होगी, वो ओवर स्पीड हो जाएगी. तो ये जो प्रॉब्लम है ये असिंक्रोनस जो इंडक्शन जनरेटर होते हैं उसमें नहीं होती. असिंक्रोनस इंडक्शन जनरेटर में आप क्या कर सकते हैं, आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज कर सकते हैं. सपोज करें अगर आपका लोड ज़्यादा है तो आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा करके रोटर की स्पीड को भी ज़्यादा कर सकते हैं. और अगर आपके लोड कम है तो आप क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कम भी कर सकते हैं. तो हमारे पास 2 टाइप्स के असिंक्रोनस जनरेटर होते हैं जो मोस्टली विंड टरबाइन में यूज़ होते हैं. एक होता है स्क्विरल केज इंडक्शन जनरेटर और दूसरा होता है डबल फीडेड इंडक्शन जनरेटर. तो इसके बाद लिखा हुआ है कि अगर सपोज करें जो डबल फीड इंडक्शन जनरेटर है वो क्या कहता है, वो वॉल को पुश करने में मतलब कि अलाउज करता है कि वॉल मूव कर ले. मतलब कि पहले उसने वॉल की एग्जांपल दी थी सिंक्रोनस जनरेटर में, वो मूव नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी असिंक्रोनस जनरेशन में जो आपका DFIG है डबल फीड इंडक्शन जनरेटर वो ये अलाउ करता है कि मैग्नेटिक फील्ड या वॉल को आगे या पीछे मूव करे. तो सपोज करें इंस्टेड ऑफ द वॉल बीइंग फिक्स्ड एट 1800 RPM इट कैन बी एडजस्टेड इलेक्ट्रिकली. बाय एडजस्टिंग द पावर टू द रोटर इट कैन मूव फॉरवर्ड टू से 900 RPM एंड बैकवर्ड टू 2000 RPM. तो पहले जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड थी वो 1800 RPM पर मूव कर रही थी, लेकिन अब आपने रोटर की पावर को एडजस्ट करके थ्रू पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ये कर दिया कि उसकी स्पीड को आप 900 RPM पर भी ला सकते हैं और 2000 RPM पर भी ला सकते हैं. The advantage of being able to move the wall allows us to produce power at lower RPMs and to absorb some gas loss by allowing the wall to move back or faster, absorbing the additional load. तो कम लोड पर भी वो फिर आपकी जो आपकी टरबाइन है वो पावर जनरेट करेगी और मैक्सिमम जो अगर लोड इंक्रीज़ भी कर जाता है तो आपकी मैक्स पावर को जनरेट करेगी. द वे वी मूव द वॉल और द मैग्नेटिक फील्ड इन द जनरेटर इज़ बाई एडजस्टिंग द पावर टू द माउंट रोटर विद द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स. तो ये किस तरह हम करते हैं, इसको मैग्नेटिक फील्ड को किस तरह एडजस्ट करते हैं, मतलब कि फॉरवर्ड या बैकवर्ड, बाई एडजस्टिंग द पावर टू द रोटर. ये होता है थ्रू पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर्स के ज़रिए हम इसको कर सकते हैं एडजस्ट. So the key advantage of asynchronous generator is that their rotors do not require the exciter, brushes and slip rings that are needed by most synchronous generator, and also they do this by creating the necessary magnetic field in the stator rather than the rotor. तो हमारे पास जो सिंक्रोनस जनरेटर थे उनमें जो मैग्नेटिक फील्ड होती थी वो किस पर थी, रोटर पर होती थी, लेकिन जो असिंक्रोनस इंडक्शन जनरेटर है उनमें जो मैग्नेटिक फील्ड वाइंडिंग्स होती हैं वो किस पर होती हैं, स्टेटर पर होती हैं. दिस मीन्स दैट दे आर लेस कॉम्प्लिकेटेड एंड लेस एक्सपेंसिव एंड रिक्वायर लेस मेंटेनेंस. ये हमारे पास इंडक्शन जनरेटर का स्ट्रक्चर्स हैं, कंपोनेंट्स हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं.
वाई इज़ इंडक्शन मोटर नेम्ड एज इंडक्शन मोटर्स। तो इंडक्शन मोटर जो होती है वो आपकी क्या कहते हैं, कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एसी टू द मैकेनिकल एनर्जी। तो आपकी जो इंडक्शन मोटर होती है वो इलेक्ट्रिकल एसी जो हमारे पास एनर्जी होती है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो जो इंडक्शन मोटर होती है ये एक्चुअली इसका जो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है ना ये सेम है हमारे जो ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल है। तो हमारे पास ये होता है कि मतलब कि ट्रांसफार्मर की अगर आप सेकेंडरी को शॉर्ट कर देते हैं तो वो आप एज इंडक्शन मोटर आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो इंडक्शन मोटर में आपको पता है कि जो स्टेटर और जो आपका रोटर होता है उसमें कोई कनेक्शन, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता, वो थ्रू मैग्नेटिकली कपल्ड होती हैं। तो अगर सपोज करें हम वर्किंग प्रिंसिपल देखें इंडक्शन मोटर का तो वो क्या होता है, तो हमारे पास एक स्टेटर होता है, उस पर 3 फेज़ वाइंडिंग होती है। तो उस 3 फेज़ वाइंडिंग को जब आप 3 फेज़ एसी सप्लाई देंगे तो हमारे पास क्या होगी, हमारे पास रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एयर गैप से पास करके जब रोटर से इंटरेक्ट करती है तो क्या होता है कि रोटर तो इनिशियल क्या होता है, स्टेशनरी होता है। तो एक रिलेटिव आपकी क्या हो जाती है, मोशन हो जाती है, मतलब कि एक आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रोटेट कर रही है और स्टेशनरी तो आपकी क्या होती है, आपकी रिलेटिव मोशन की वजह से आपके जो रोटर में होता है क्या होता है, करंट क्या हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है। तो वो जब करंट इंड्यूस हो जाता है तो करंट क्या कि रोटर में भी अब करंट इंड्यूस हो गया है और मैग्नेटिक फील्ड में है वो रोटर। तो जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उस पर एक फोर्स लगेगी। तो इन केस ऑफ मोटर ये होगा इंडक्शन मोटर के वो एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, रोटेटिंग मोशन प्रोड्यूस करेगा टू कैच अप दी स्पीड ऑफ दी जो आपकी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये एक्चुअली जो बेसिक प्रिंसिपल है आपकी इंडक्शन मोटर में होता है। तो ये हमारे पास इंडक्शन मोटर के जो वाइंडिंग कनेक्शंस होते हैं, ये हमारे पास स्टेटर है, उस पर हमारे पास 3 फेज़ वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग है, उसको हमने 3 फेज़ सप्लाई दी है। हमारे पास ये अंदर रोटर असेंबली है। तो जब आप इसको 3 फेज़ सप्लाई देंगे तो हमारे पास रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली क्या करेगी, जो आपका स्टेटर है रोटर है वो स्टेशनरी है, इसमें से रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, ठीक हो गया। तो वो जब रेट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा। अब ये इसको आप इस तरह एनालाइज कर सकते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस किया गया है किसमें, आपका मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया गया है, तो जिसकी वजह से ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस तरह ये जो आपकी इंडक्शन मोटर होती है ये सेल्फ स्टार्टिंग होती है, मतलब कि आप जैसे 3 फेज़ इनपुट देंगे आप स्टेटर वाइंडिंग्स को तो ये रोटेट करना स्टार्ट कर देंगी। फिर हमारे पास जो स्टेटर के जो कंपोनेंट्स हैं वो हैं स्टेशनरी पार्ट होता है, स्मॉल एयर गैप होता है, मतलब कि जो स्टेटर और हमारे पास जो रोटर के दरमियान जो एयर गैप होता है वो 0.5 मिलीमीटर टू 4 मिलीमीटर होता है। स्टेटर मेड अप ऑफ स्टील स्टैंपिंग्स और लेमिनेशन। तो जो स्टेटर आपको होता है वो स्टील स्टैंपिंग का और लेमिनेशन वगैरह का जो होता है उससे बना। लेमिनेशंस क्यों यूज़ होते हैं, लेमिनेशन आर यूज टू रिड्यूस दी एडी करंट लॉसेस। तो एडी करंट लॉसेस की वजह, एडी करंट जो होते हैं वो एक्चुअली सर्कुलेटिंग करंट्स होते हैं, तो उनको मिनिमाइज़ करने के लिए हम लेमिनेशन यूज़ करते हैं। 3 फेज़ वाइंडिंग प्लेस्ड इन स्टेटर को, तो जो आपके पास ये आप देख सकते हैं हमारे पास स्टेटर है, तो इसमें 3 फेज़ वाइंडिंग ये प्लेस की गई है, स्लॉट्स में 3 फेज़ स्टेटर वाइंडिंग प्लेस की गई है। अच्छा जी, स्टेटर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, फ्रेम, कोर एंड वाइंडिंग। तो हमारे पास 3 पार्ट्स पर होता है, एक फ्रेम होता है, फिर उसके अंदर कोर होती है और फिर वाइंडिंग्स होती हैं। स्टेटर फ्रेम सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स द आर्मेचर कोर स्टैंपिंग्स एंड वाइंडिंग कॉइल एंड्स। तो आपका जो फ्रेम है वो आपकी जो वाइंडिंग्स की कॉइल्स के एंड होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। स्टेटर फ्रेम इज़ मेड अप ऑफ कास्ट आयरन और माइल्ड स्टील। तो जो आपका स्टेटर फ्रेम है वो कास्ट आयरन या माइल्ड स्टील का बना होता है। स्टेटर कोर मेड अप ऑफ सिलिकॉन स्टील लेमिनेशंस, स्लॉट्स आर प्रोवाइडेड इन द इनर सिलेंडर सरफेस ऑफ द कोर, वाइंडिंग्स आर प्लेस्ड इन दी स्लॉट्स आफ्टर गेटिंग इंसुलेशन। तो आपकी जो स्टेटर के जो इनर जो सिलेंड्रिकल सरफेस है उसमें स्लॉट्स होती हैं और उन स्लॉट्स में आपकी जो फील्ड वाइंडिंग्स होती हैं वो प्लेस की जाती हैं आफ्टर उनको इंसुलेट करने के बाद। द स्लॉट्स ऑफ लार्ज मोटर्स आर ओपन टाइप टू फैसिलिटेट द इंसर्शन ऑफ कॉइल्स।
तो ये जो स्लॉट्स हैं ये ओपन टाइप होती हैं ताकि इनमें जो आपकी जो कॉइल्स हैं वो इंसर्ट की जा सकते हैं। इट मीन्स द साइड वाल्स ऑफ द स्लॉट्स आर पैरेलल, तो आपकी जो साइड वाल्स होंगे स्लॉट्स वो क्या होंगी, वो पैरेलल होंगे। स्टेटर वाइंडिंग्स आर मेड अप ऑफ कॉपर, स्टेटर वाइंडिंग्स आर फेड फ्रॉम 3 फेज एसी सप्लाई। तो ये ओवरऑल हमारे पास स्ट्रक्चर है। रोटर शाफ्ट है, स्क्यूड रोटर स्लॉट्स हैं। ये स्क्यूड रोटर स्लॉट्स का भी एक फंक्शन रहता है कि ये स्क्यूड क्यों रखी जाती हैं, ताकि आपकी जो हम्पिंग वगैरह है उनको कम किया जाता है। ये इंडक्शन मोटर में एक फिनोमेना होता है। फिर एंडरिंग हैं जिनके हमारे पास इनको ज्वाइन किया हुआ है वाइंडिंग्स को। फिर बॉल बियरिंग्स हैं फ्रिक्शंस वगैरह को कम करने के लिए। तो उसके बाद हमारे पास रोटर है। रोटेटिंग पार्ट ऑफ एन इंडक्शन मोटर जो होता है वो रोटर होता है। व्हेन 3 फेज एसी सप्लाई इज गिवन टू द स्टेटर वाइंडिंग देन आर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इज प्रोड्यूस। तो जब आप 3 फेज एसी सप्लाई देंगे किसको, स्टेटर वाइंडिंग्स को, तो आपके पास एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी जिसकी मैग्नीट्यूड जो होगा वो कांस्टेंट होगा। दिस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस करंट इन द रोटर बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट इंड्यूस करेंगे रोटर में। ये सेम है जिस तरह आपका ट्रांसफार्मर में इंडक्शन होती है, बिल्कुल सिमिलर उस तरह होती है। रोटर कोड इज मेड ऑफ सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन हैविंग दी स्लॉट्स इन दी आउटर सिलेंडर सरफेस। तो आपके जो रोटर के आउटर सरफेस होती है उसमें स्लॉट्स प्रोवाइड की जाती हैं जिसमें आपकी रोटर वाइंडिंग्स होती हैं। फिर उसके बाद स्लिप रिंग रोटर होते हैं। लेमिनेटेड सिलेंड्रिकल कोर कैरीज 3 फेज वाइंडिंग सिमिलर टू वन ऑन द स्टेटर। तो आपकी जो सिलेंड्रिकल कोर है उस पर भी 3 फेज वाइंडिंग होती है जिस तरह स्टेटर पर होती है। रोटर वाइंडिंग इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्लॉट एंड इज यूजुअली स्टार कनेक्टेड। तो जो रोटर की वाइंडिंग होती है वो भी 3 फेज होती हैं, तो उनको हमने मोस्टली स्टार कनेक्शन में उनको हमने कनेक्ट किया होता है। दी ओपन एंड्स ऑफ द रोटर वाइंडिंग्स आर ब्रॉट आउट एंड आर जॉइंट टू 3 इंसुलेटेड स्लिप रिंग्स माउंटेड ऑन द रोटर शाफ्ट। तो जो स्लिप रिंग्स होते हैं जो आपके रोटर वाइंडिंग के जो एंड होते हैं उनको जॉइन करके किसके जरिए जॉइन करते हैं, स्लिप रिंग्स के जरिए जॉइन कर लेते हैं। दी 3 ब्रशेस आर कनेक्टेड टू द 3 फेज स्टार कनेक्टेड रियोस्टेट। और जो आपके ब्रशेज होते हैं उनको हम रियोस्टेट के साथ थ्रू 3 फेज स्टार कनेक्शन के लिए अटैच कर लेते हैं। दी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर एडेड इन दी सर्किट टू गिव अ लार्ज स्टार्टिंग टॉर्क। दीज रेजिस्टेंस आर ग्रेजुअली रिड्यूस टू 0 एज द मोटर रन्स अप टू द स्पीड। तो आपकी जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है उसका स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज करने के लिए आप जो है स्टार्टिंग एक रेजिस्टेंस जो है वो आप वो कनेक्ट कर लेते हैं। तो जब स्पीड उसकी हो जाती है मतलब कि स्पीड उसकी एक लेवल तक आ जाती है तो वो क्या हो जाती है, स्पीड अप हो जाती है। तो उसको रेजिस्टेंस को आप क्या कर लेते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, उसको ज़ीरो भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ स्लिप रिंग रोटर के हैं, पंप्स में यूज़ होते हैं, लिफ्ट्स में यूज़ होती हैं, जनरेटर्स में यूज़ होते हैं, फिर वाइंडिंग मशीन्स में, लाइन शाफ्ट मिल्स। ये जितनी भी एप्लीकेशंस हैं इनमें सब में आपका जो स्टार्टिंग टार्क होता है वो ज़्यादा चाहिए होता है। तो इस वजह से हमारे पास क्योंकि इसमें हम रेजिस्टेंस इंक्लूड करके स्टार्टिंग टार्क को इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो इसलिए ये जो आपकी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है इसकी एप्लीकेशन इनमें ज़्यादा है। फिर हमारे पास एक स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर है, रोटर है। 1 कॉपर वाला रिंग बार इज प्लेस्ड इन स्लॉट। तो आपकी जो स्लॉट्स होती हैं रोटर पर तो उन पर एक एल्यूमिनियम बार या कॉपर कंडक्टर प्लेस किया जाता है और उनको मेटल रिंग्स के लिए एंड पर जोड़ दिया जाता है दोनों साइड को। तो ये इसी तरह है कि आपने इधर मेटल रिंग्स मतलब कि एल्यूमिनियम बार या कॉपर बार्स अटैच करती हैं स्लॉट्स में, फिर उनको एंड पर किससे मेटल रिंग्स के साथ क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया। दिस फॉर्म्स अ परमानेंटली शॉर्ट सर्किटेड वाइंडिंग। तो ये एक परमानेंट शॉर्ट सर्किट वाइंडिंग बन जाती है। द इंटायर कंस्ट्रक्शन रिजेंबल अ स्क्वायरल केज एंड हेंस द नेम। तो इसकी जो शेप है वो स्क्वायरल केज की तरह होती है, तो इस वजह से स्क्वायरल केज इंडक्शन। तो इसमें आप जिस तरह आपने
स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में आपने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंक्लूड कर दिया था, इसमें आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि ये शॉर्ट सर्किटेड होती हैं दोनों साइड से, तो इसमें आप इंक्लूड नहीं कर सकते जिस तरह हमने स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में किया था। तो आगे बताया गया कि हमारे पास जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है एक्चुअली वो किस तरह प्रोड्यूस होती है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक पॉजिटिव करंट है, एक नेगेटिव करंट है। जब पॉजिटिव करंट पास करेगा तो हमारे पास जो फ्लक्स की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। जब नेगेटिव करंट होगा तो हमारे पास जो फ्लक्स की डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड होगी। तो ये हमारे पास इसी तरह का एक हमारे पास ये फ्लक्स कंपोनेंट होता है। जब करंट की डायरेक्शन चेंज होती है तो ये इसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है। तो इस तरह हमारे पास एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है जो आगे आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जब हमारे पास ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 पर आई बी और आई सी क्या है, नेगेटिव पर है, और आई ए हमारे पास पॉजिटिव पर है। तो नेगेटिव की वजह से हमारे पास क्या होगा, जो फ्लक्स होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। फिर हमारे पास आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है फ्लक्स की डायरेक्शन ये हो गई है, रिजल्टेंट फ्लक्स की डायरेक्शन। तो इस तरह जब आपके ये 3 फेज जो एसी मतलब कि करंट्स चेंज होंगे तो आपके पास ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स आता रहेगा। तो इस तरह हमारे पास एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। तो आप देख सकते हैं आगे एक्सप्लेन किया गया है कि एट ओमेगा टी इज इक्वल टू 0, ओमेगा टी ये 0 है, इस पर आपका आई ए जो है वो पॉजिटिव पर है, आई बी और आई सी क्या है, नेगेटिव है। तो द रिजल्टिंग सम ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इज पॉइंट स्ट्रेट डाउनवर्ड। हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, वो डाउनवर्ड होगा, ये आप देख सकते हैं। और जो हमारे ओमेगा टी पाई और 3 पर होगा वो क्या होगा, वो 60 डिग्री पर मूव कर जाएगा क्लॉकवाइज। आप देख सकते हैं ये अब इस तरह मूव कर रहे हैं। They used to be called squirrel cage rotor, but now they are just cage rotors. तो पहले उनको squirrel cage motors कहा जाता था, अब just उनको cage motors कहा जाता है। The cage is then embedded in an iron core consisting of thin insulated steel lamination। तो उसके बाद जो आपका ये केज बन जाता है, इसको आप किस में एम्बेडिंग करते हैं, आयरन कोर में आप एम्बेडिंग कर लेते हैं, जिसमें लेमिनेशन की थिकनेस 0.5 मिलीमीटर होती है। दी लेमिनेशन हेल्प कंट्रोल एडी करंट लॉसेस। तो जो हमारे पास जो लेमिनेशन होती हैं इनका जो एडवांटेज होता है क्या, ये सर्कुलेट करंट जो होते हैं हमारे पास एडी करंट जिनको कहा जाता है उनको कम करते हैं। A cage rotor consisting of thin conducting bars shorted at their ends around which सर्कुलेट्स और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस तरह की ये रोटर है, उस पर हमने क्या स्लॉट्स रखी हुई हैं, क्या एल्यूमिनियम की या कंडक्टर्स की, और उनको फिर एंड पर शॉर्ट किया गया है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है जो स्टेटर में क्रिएट होती है वो रोटेट करती है, वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है। Faraday's laws of electromagnetic induction says that whenever a conductor cut fluxes, an EMF will develop along the conductor, and if allowed to current will flow. तो as per Faraday's laws of electromagnetic induction क्या है कि जब भी आपकी फ्लक्स लाइंस कट करेंगे किसी कंडक्टर को तो करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। इनफैक्ट द केज रोटर हैज़ अ थिक कंडक्टर बार्स विद वेरी लिटिल रेजिस्टेंस, सो लॉट ऑफ करंट कैन फ्लो इजीली। तो जो आपके केज रोटर पर जो आपके कंडक्टर होते हैं उनकी जो होते हैं विड्थ होती है वो काफ़ी थिक होते हैं, मतलब एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जिसकी वजह से एरिया ज़्यादा होने की वजह से उनकी जो रेजिस्टेंस होती है वो क्या होती है, वो कम होती है। तो जो करंट होता है वो इजीली फ्लो करता है। दैट रोटर करंट लेबल IR इन फिगर 6.16 भी ये आप देख सकते हैं हमारे पास जो आपका कंडक्टर बार है एक, ये क्योंकि काफ़ी ठीक है तो इसमें से करंट इजीली पास कर रहा है। तो ये जो करंट इसमें से पास करेगा तो इसकी भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, क्योंकि जब भी कोई करंट पास करता है किसी कंडक्टर से तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड उसके सराउंडिंग में भी क्रिएट हो जाती है।
तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो रैप्स अराउंड द कंडक्टर होगी। कर्लिंग द फिंगर मतलब क्या है कि सपोज करें किसी कंडक्टर में से करंट पास कर रहा है तो आप फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो जो डायरेक्शन होगी कर्लिंग ऑफ फिंगर्स जो होगी वो क्या होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। द रोटर्स मैग्नेटिक फील्ड देन इंटरेक्ट्स विद द स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसिंग अ फोर्स दैट अटेम्प्ट्स टू ड्राइव द केज कंडक्टर टू द राइट। In other words, the rotor wants to spin in the same direction that the rotating field is revolving। तो अब क्या हो रहा है कि ये हमारे पास क्योंकि स्टेटर की एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है और जो आपके पास रोटर है कि बाद में से करंट पास कर रहा है और रोटर की बाद में से करंट पास करने की वजह से क्या हो रहा है, वो उसके गिर्द भी आपके एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई है। तो ये जब दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे, इंटरेक्ट करेंगे तो एक फोर्स जनरेट होगी, एक रोटेटिंग फोर्स जनरेट होगी या टार्क आप कह सकते हैं, वो जनरेट होगा। तो आपका जो रोटर होगा वो डायरेक्शन में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। The inductance machine has a motor. Since it is easier to understand an induction motor than an induction generator, we'll start with it। तो कह रहे हैं कि जो आपका इंडक्शन मोटर की जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू इंडक्शन जनरेटर। तो इस वजह से हम स्टार्ट करते हैं इंडक्शन मोटर को पहले समझते हैं। तो आपका क्या है कि इंडक्शन मोटर की वर्किंग तो आपको पता चल गई है कि जब हम थ्री फेज़ सप्लाई देते हैं थ्री फेज़ वाइंडिंग को जो स्टेटर पर होती है तो उसकी वजह से हमारे पास एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जब रोटर के साथ इंटरेक्ट करती है रोटर कंडक्टर्स के साथ तो इंटरेक्ट करती है तो उसमें रोटर कंडक्टर में क्या करंट इंड्यूस हो जाता है। तो करंट इंड्यूस हो जाता है, करंट इंड्यूस होने की वजह से रोटर कंडक्टर में से करंट पास करता है। जब करंट पास करता है तो करंट उस कंडक्टर के इर्द भी एक मैग्नेटिक फील्ड उस करंट की वजह से प्रोड्यूस हो जाती है। तो वो जब मैग्नेटिक फील्ड और जो हमारे स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड जो होती हैं वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो एक रोटेटिंग फील्ड मतलब कि हमारे पास क्या जनरेट एक रोटेटिंग फोर्स लगती है स्टेटर रोटर पर जो जिसकी वजह से जो आपका रोटर है वो रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक हो गया। तो आपका जो रोटर है सिंक्रोनस स्पीड पर वो मूव नहीं कर सकता, मतलब कि उसकी जो स्पीड होगी वो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी उससे हमेशा कम ही होगी। अगर सपोज करें वो बराबर हो जाती हैं तो हमारे पास कोई रिलेटिव जो मोशन है वो कोई भी नहीं होगी, तो जिसकी वजह से मशीन क्या है वर्क नहीं करेगी, मतलब कि रोटेट नहीं करेगी। इफ़ द रोटर कुड मूव एट द सिंक्रोनस स्पीड देयर वुड बी नो रिलेटिव मोशन, नो करंट इंड्यूस इन द केज कंडक्टर एंड नो फोर्स डेवलप टू कीप द रोटर गोइंग। तो अगर उन दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी तो रिलेटिव मोशन कोई नहीं होगी, रिलेटिव मोशन कोई नहीं होगी तो आपकी जो केज कंडक्टर्स हैं उन पर कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा तो कोई रोटेटिंग फोर्स लगेगी नहीं रोटर को जो रोटेट करवाएगी। Since there will always be a friction to overcome, the induction machine operates as a motor, spins at a rate somewhat slower than the synchronous speed determined by the stator। क्योंकि कोई ना कोई फ्रिक्शन लॉसेस होती हैं जिसकी वजह से आपके जो रोटर की स्पीड होती है वो आपके स्टेटर वाइंडिंग की मैग्नेटिक फील्ड की से हमेशा कम होती है। तो ये जो डिफरेंस रहता है रोटर और जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो डिफरेंस है ये क्या कहलाता है, ये एक्चुअली स्लिप कहलाता है। तो आप देख सकते हैं एन एस क्या है, स्पीड है जिस पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रही है, और एन आर जो है स्पीड है जिस पर आपका रोटर क्या है रोटेट कर रहा है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ये स्लिप होती है। तो इसको डिवाइड बाई एन एस कर लेते हैं तो हमारे पास जो स्लिप का ओवरऑल फार्मूला बन गया है वो ये 1=NR डिवाइडेड बाई NS बन जाता है। तो इसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल है स्लिप फॉर एन इंडक्शन मोटर। A 60 Hz 4-pole induction motor reaches its rated power when the slip is 4%. What is the rotor speed at rated power? तो हमने रेटेड रोटर स्पीड फाइंड करनी है। तो द नो लोड सिंक्रोनस स्पीड ऑफ 60 Hz 4-pole मोटर इज N इज इक्वल टू 120 F/P। तो इधर से हमारे पास क्या आ जाएगी, सिंक्रोनस स्पीड आ जाएगी
फ्रॉम 6.28 हमारे पास क्या है, ये है। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगी, रोटर की स्पीड हमने फाइंड करनी है। तो NS भी है हमारे पास, स्लिप भी है। स्लिप क्या है हमारे पास 4% है, तो इसमें वैल्यूज़ हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो रोटर की स्पीड आ जाएगी वो 1728 RPM आ गई है। अब हमारे पास जो इंडक्शन मशीन है वो एज ए जनरेटर कैसे काम करती है, क्योंकि अब आपने जो इंडक्शन जो मशीन इंडक्शन जो मोटर है उसकी वर्किंग आपको समझ आ गई है। सपोज़ करें ऐसा हो जाता है कि आपकी जो रोटर की स्पीड होती है वो ज़्यादा हो जाती है आपकी किसी मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड या सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा हो जाती है। तो उस सूरत में क्या होता है, अगर रोटर की स्पीड ज़्यादा हो जाती है सिंक्रोनस स्पीड से, आपकी जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को हम सिंक्रोनस स्पीड कह रहे हैं उससे ज़्यादा हो जाती है, तो आपका जो इंडक्शन मोटर तो नहीं कहेंगे, वो एज ए इंडक्शन जनरेटर काम करना स्टार्ट कर देगा। जब आपकी स्पीड, रोटर की स्पीड ज़्यादा हो जाती है किससे, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड या स्लिप सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा हो जाती है, उस वक्त आपका जो जनरेटर होगा वो क्या होगा, वो इंडक्शन जनरेटर कहलाएगा। अच्छा, तो वो किस तरह ज़्यादा होती है, क्योंकि आपका जब जनरेटर को, आपको पता है कि जनरेटर उस वक्त होता है जब आप रोटर को मूव करवाएंगे। तो रोटर किसी भी तरीके से मूव कर सकता है, रोटर को आप विंड टरबाइन के थ्रू मूव कर सकते हैं, किसी भी तरीके से जब आप मूव करवाएंगे रोटर को, तो एक स्टेज ऐसा आ जाएगा कि रोटर आपका क्या सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा स्पीड पर मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो उस वक्त जो आपका क्या होगा, मतलब कि वो वर्क करेगा, वो एज अ इंडक्शन जनरेटर करेगा। व्हेन द स्टेटर इज प्रोवाइडेड विद 3-phase एक्साइटेशन करंट एंड द शाफ्ट इज कनेक्टेड टू अ विंड टरबाइन एंड गियर बॉक्स, द मशीन विल स्टार्ट ऑपरेशन बाय मोटरिंग अप टुवर्ड्स द सिंक्रोनस स्पीड। ठीक हो गया। तो जो आपकी अभी जो स्टेटर पर 3-phase आपकी जो फील्ड वाइंडिंग है वो किस पर है, वो आपकी स्टेटर पर है। ठीक हो गया। तो स्टेटर को हम 3-phase एक्साइटेशन करंट प्रोवाइड करेंगे, और जब उसमें आपका क्या मूव करेगा, आप क्या मूव करवाएंगे, उसके अंदर रोटर को मूव करवाएंगे, तो क्या होगा, हमारे पास एक करंट भी प्रोड्यूस होगा, क्योंकि जब भी मैग्नेटिक फील्ड में आपका कोई कंडक्टर मूव करता है तो उसमें क्या होता है, करंट और वोल्टेज के हमारे पास जनरेट होते हैं। When the speed is sufficient to force the generator shaft to exceed synchronous speed, the induction machine automatically becomes a 3-phase generator, delivering electrical power back to its stator winding। तो जब आपके रोटर की जो स्पीड है, रोटेटिंग स्पीड है, वो आपकी ज़्यादा हो जाएगी किससे, सिंक्रोनस स्पीड से, तो आपका जो इंडक्शन मशीन है वो क्या एज अ 3-phase इंडक्शन जनरेटर के तौर पर काम करेगी, और जो स्टेटर वाइंडिंग्स को पावर देना स्टार्ट कर देगी। बट वेयर डज द 3-phase मैग्नेटाइजेशन करंट केम फ्रॉम दैट स्टार्टेड दिस होल प्रोसेस। तो ये हमारे पास जो स्टार्ट में हमारे पास ये 3-phase एक्साइटेशन करंट है, ये कहाँ से आता है, तो अगर ये इस करंट को हम ग्रिड, अगर ये ग्रिड कनेक्टिंग सिस्टम है तो इसको हम ग्रिड से भी ले सकते हैं। अगर ग्रिड कनेक्टेड नहीं है, अगर हो भी, तो हम इसको दूसरा में एक तो ग्रिड से ले सकते हैं, एक तो हमारे पास पॉसिबल वे ये है। दूसरा ये है कि इट इज़ पॉसिबल आवर टू हैव एन इंडक्शन जनरेटर प्रोवाइडेड ऑन AC एक्साइटेशन करंट। तो दूसरा मेथड ये है कि जो आपका इंडक्शन जनरेटर है वो खुद ही अपना AC एक्साइटेशन करंट क्या करे, जनरेट करे। वो किस तरह करेगा, by incorporating external capacitors which allows for power generation without trigger। तो हम एक external capacitors को incorporate कर लेते हैं जो excitation current provide करेगा किसको, induction generator को। The basic concept of a self-excited generator is to create a resonance condition between the inherent inductance of the field windings in the stator and the external capacitor that have been added। तो जो आपका सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर है वो किस पर एक्चुअली काम करता है, वो एक्चुअली रेजोनेंस कंडीशन पर काम करता है। रेजोनेंस कंडीशन आपको पता है कब होती है, जब एक आपके पास एक इंडक्टर लगा हो, आपके पास इंडक्टेंस हो, कैपेसिटेंस हो, तो एक स्टेज ऐसा होता है कि जब वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं तो हमारे पास एक रेजोनेंस कंडीशन आ जाती है। तो हमारे पास जो एक्सटर्नल कैपेसिटर ऐड किया हुआ है इसके दरमियान, और जो स्टेटर की वाइंडिंग है वो भी एक्चुअली वो इंडक्टेंस ही हैं।
वो इंडक्टिव ही होती हैं, तो उनके दरमियान जब रेजोनेंस होते हैं तो आपका क्या होता है, एक्साइटेशन करंट प्रोवाइड किया जाता है। अ कैपेसिटर एंड एन इंडक्टर कनेक्टेड इन पैरेलल फॉर्म द basics for electronic oscillators, that is they have a resonant frequency at which they will spontaneously oscillate if given just a nudge in that direction। तो आपको पता है जब कैपेसिटर और आपका जो इंडक्टर पैरेलल में होते हैं तो आप वो एज ए इलेक्ट्रॉनिक जो ऑसिलेटर हैं उसके तौर पर काम करते हैं। सो हाउ फास्ट डज एन इंडक्टेंस जनरेटर स्पिन। तो आपका जो इंडक्टेंस जनरेटर है वो उसकी सबसे मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकती है। दी सेम स्लिप फैक्टर डेफिनेशन एज वाज यूज्ड फॉर इंडक्शन मोटर। तो जो हमने स्लिप की डेफिनेशन इंडक्शन मोटर के लिए यूज़ की थी, सिमिलर बिल्कुल यही इधर भी है, मतलब कि इंडक्शन जनरेटर में भी बिल्कुल वही है, लेकिन यहाँ आपको स्लिप की जो वैल्यू है वो नेगेटिव पुट करनी पड़ेगी। एक्सेप्ट दैट नाउ दी स्लिप will be negative number since this rotor spins faster than the synchronous speed। क्यों यहाँ नेगेटिव होगी, क्योंकि आपका जो रोटर है वो आपके किससे फास्ट मूव कर रहा है, आपसे आपके सिंक्रोनस स्पीड से फास्ट मूव कर रहा है। फॉर अ ग्रिड कनेक्टेड इंडक्टेंस जनरेटर दी स्लिप इज नॉर्मली नो मोर देन अबाउट 1%। तो जो ग्रिड कनेक्टेड इंडक्शन जनरेटर होते हैं उनकी जो स्लिप होती है वो 1% से ज़्यादा नहीं होती। दिस मीन्स फॉर एग्जाम्पल दैट 2 पोल 60 Hz generator with synchronous speed 36 RPM will turn at about nr is equal to 1 minus s और ns। हमने रोटर की स्पीड कैलकुलेट करनी है, तो इधर क्योंकि हमने नेगेटिव वैल्यू पुट करनी है। नेगेटिव वैल्यू क्यों पुट करनी है, क्योंकि अब जो रोटर है उसकी स्पीड ज़्यादा है सिंक्रोनस स्पीड से, तो ये इसके RPM आ जाएंगे 36 RPM। तो ये हमारे पास सेल्फ एक्साइटेड जो इंडक्शन जनरेटर था उसका जो स्ट्रक्चर था कि हमारे पास एक हम एक्सटर्नल क्या ऐड कर लेते हैं, कैपेसिटर ऐड कर लेते हैं। जो ये फील्ड वाइंडिंग है इसकी जो इंडक्टेंस होती है ये दोनों पैरेलल में हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये एक रेजोनेंस प्रोसेस जो होता है वो स्टार्ट होता है, तो जिसकी वजह से एक सेल्फ एक्साइटेशन आप ये जनरेटर जो होता है वो खुद को सेल्फ एक्साइटेशन जो करंट होता है वो प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। और सेल्फ एक्साइटेड inductance generator external capacitor resonate with the stator inductance causing oscillation at a particular frequency only a single phase is shown। तो ये सिर्फ सिंगल फेज का शो किया गया, इसी तरह 3 फेज के भी बनेंगे। ओके जी, तो ये हमारा जो था विंड जनरेटर्स का कंसेप्ट थे, तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बाकी चीज़ें।